बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप मुंबई से सीधे देख रहे हैं ऑपरेशन क्रोकोडाइल। लगातार न्यूज इंडिया परमवीर सिंह पर बड़े बड़े खुलासे कर रहा है और अब जो आप देखेंगे उसे देखकर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं इस वक्त सीधे मुंबई में मौजूद हूं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा तस्वीर एक बार फिर से दिखा दे। ये मुंबई की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं इस वक्त जुहू चौपाटी पर मौजूद हूं। यहां से ये सीधा ऑपरेशन मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं और अब जो शख्स हमारे साथ होंगे जिसके लिए कई गंभीर और बड़े आरोप लगाए थे, वो आरोप अब उस पर एक के बाद एक तमाम जो खुलासे होने जा रहे हैं, बस उसका वक्त, उसका इंतजार अब खत्म हो गया है। यानी ऑपरेशन क्रोकोडाइल का एक और सबसे बड़ा सूत्रधार, वो सूत्रधार जिसने न केवल इसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए बल्कि तमाम बड़े खुलासे किए हैं। एक के बाद एक खुलासे होंगे, एक के बाद एक आरोप जो लगे हैं, जिसके एफआईआर पर, जिसकी शिकायत पर परमवीर सिंह भगोड़ा साबित हो गया, वो शख्स अब से चंद पलों में न्यूज इंडिया पर बैठा रहेगा। वो एक एक सवाल के जवाब देगा और बताएंगे कि किस तरीके से सचिन बाजे और परमवीर सिंह उगाही करते थे। ये मुंबई के व्यापारी हैं, विमल अग्रवाल इनका नाम है। ये न्यूज इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव मेरे सहयोगी मनीष अवस्थी के साथ आप पूरी बातचीत सुनिए। महाराष्ट्र, जी हम महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, जिसको कहा जाता है कि भारत की नंबर 1 सुपर कॉप पुलिस महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस का एक मुखिया जो कि पुलिस महानिदेशक के पद पर आसीन था, वो पिछले कुछ महीनों से लापता है। जी हाँ, लापता है तो उसकी कई वजह हैं और कई वजह होने की वजह एक वजह है कि जिसकी शिकायत पर, जिसकी एफआईआर के बाद मुंबई की एक अदालत ने उसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया। आप समझ गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ परमवीर सिंह की। जी हाँ, आखिर किस उद्योगपति की उस शिकायत पर अदालत को ये मानना पड़ा, अदालत को ये लगा कि आखिर वो अधिकारी जिसे पेश होना चाहिए, जिसके खिलाफ ये शिकायत है, वो कहाँ है, वो किस लापतागंज में है। ढूंढने के लिए सारे मुल्क की पुलिस भी लगी, एजेंसियां भी लगी, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा। जी हाँ, परमवीर सिंह के आखिर उनके कारनामों का सच क्या है, ये बताने के लिए कोई और नहीं बल्कि वही शिकायतकर्ता उद्योगपति विमल अग्रवाल न्यूज़ इंडिया पर हमारे साथ हैं। विमल जी, आपका स्वागत। नमस्कार जी। विमल जी, आपकी क्या शिकायत थी जिसके कारण अदालत को भी ये मानना पड़ा कि वो अफसर को पेश होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, इसलिए उसे भगोड़ा करार कर दिया जाना चाहिए? देखिए जी, मेरे 2 रेस्टोरेंट्स है, एक अंधेरी में, एक मलाड में है। ये रेस्टोरेंट जब हम चलाते थे तो परमवीर सिंह साहब, उनके जो राइट हैंड थे सचिन वजे, उनके थ्रू उन्होंने पूरे बम्बई में लूट मचा रखा था। दुनिया भर का एक्सटॉर्शन, किसी भी तरीके से पैसा ना दो तो पुलिस की रेड नहीं आवे तो फिर चालू ना करने देवे, लोकल पुलिस को बोल के परेशान करे। तो उन्होंने मंथली एक पूरा पैकेज का सिस्टम नक्की किया था। जब परमवीर सिंह साहब सीपी बनते ही उस टाइम में कोरोना काल चालू हो गया था। कोरोना में कई महीनों तक वो किसी से जो है पैसे जमा नहीं कर पाए। उन्होंने जो उद्देश्य लेके आए थे कि रिटायरमेंट के पहले मैं इतने करोड़ रुपया जो है वो मैं उगाही कर लूँगा बम्बई से, वो नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने इस तरीके का जो है एकदम अंधाधुंध एक्सटॉर्शन चालू कर दिया। इसकी सारी रिकॉर्डिंग्स जो मेरे सचिन वजह से हुई, जो मेरे और लोगों से बातें हुई, मैंने सब पुलिस को सबमिट की। पुलिस ने वेरीफाई किया, वेरीफाई करके उसमें एफआईआर दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन किया। कई लोग उसमें जो कंसर्न थे उनका 164 के तहत बयान दर्ज हुए। उसमें ये पूरा निकल के आया है कि ये पूरा मास्टरमाइंड जो एक नंबर, वो कोई और नहीं, परमवीर सिंह साहब सीपी ऑफ मुंबई रह के उनको एक नंबर बोला जाता था। ये प्रूव हुआ और उनके ऊपर में एफआईआर रजिस्टर हुई और आगे की कार्रवाई चल रही है। जी, अदालत ने भगोड़ा घोषित किया विमल जी, लेकिन मुझे याद आता है एक कमीशन बना है, चांदीवाल कमीशन। मुझे लगता है शायद उसके सामने आप भी गए थे। चांदीवाल कमीशन में मैं सामने से जाके मैंने सारे के सारे एविडेंस वहाँ पे भी सबमिट किए।
मेरे एविडेंस जब सबमिट हुए तो उसकी कॉपी उनके लॉयर को भी वहाँ पे सर्विस हुई, और कॉपी जब उनको सर्विस हुई और जब उनके लॉयर ने और उन्होंने वेरीफाई किए होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा कि अब उनका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो कभी वो कमीशन में तो आए नहीं बाद में उसके। जी, कमीशन में सामने नहीं आए, पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं, कमीशन के सामने नहीं आ रहे हैं, और एक नहीं आधा दर्जन से ज़्यादा एफआईआर उनके खिलाफ मुंबई और ठाणे में दर्ज की गई है। लेकिन बिमल जी, मेरा सवाल आता है कि सचिन वाजे जो बात करते थे आपसे, उसमें क्रिकेट बैटिंग की भी बात आई कि क्रिकेट बैटिंग में कैसे कोरियर होगा, क्या होगा। आज हम न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के सामने आखिर वो कोरियर को डिकोड करना चाहते हैं आपके जरिए कि वो कोरियर क्या है। देखो, सचिन वजे जो है ना, वो एक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट क्रिमिनल है, पुलिस ऑफिसर नहीं है। उसने जब भी मुझसे बात करता था तो वो व्हाट्सएप पर ही बात करता था। उसे ऐसा था कि व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग हो नहीं सकते हैं, बट कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसकी नॉलेज उसको थी नहीं। उसने हर समय कोड में बात करता था। कभी वो बोलता था कि भाई 2 किलो लगेगा, कभी जो है परसेंटेज में बात करता था। बट उसके जो टॉक्स थे, जब उसको पूरे के पूरे डिकोड किए जाते तो उसके अंदर में एस्टैब्लिश होता था कि इट वाज अ मनी टॉक, एक्सटॉर्शन मनी टॉक, एंड करस्पॉन्डिंग जो जिनसे एक्सटॉर्शन किए गए उन्होंने भी आके अपना एविडेंस उसी तरीके से जो है सबमिट किया है। जी, उन्होंने सबमिट किया, लेकिन मैं बिमल जी चाहूँगा, चूँकि जो ऑडियो क्लिप्स हैं वो ऑडियो क्लिप्स को आप विस्तार से, आज न्यूज़ इंडिया के दर्शक देश और दुनिया में आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसे आप डिकोड करें कि वो किस तरह से, वो अगर 2 किलो कोरियर है तो वो 2 किलो क्या 2 करोड़ है? 2 करोड़ जी, तो मैं चाहूँगा कि आप पूरा इसे आप विस्तार से समझाएं। जब सचिन वजे फोर्स में आए, रीइंस्टेट हुए, उस समय कोरोना काल था। कोरोना थोड़ा कम होने के बाद में उन्होंने एक दिन मुझे मिलने बुलाया। बोला कि ये सीपी एकदम पागला गया है, हड़बड़ गया है, और इसने मुझे रोज़ का 2 करोड़ का टारगेट दिया है कि 2 करोड़ रुपया रोज़ जमा करके देना है। तो मैं कैसे करूं? तो तू मेरी मदद कर कि भाई बुकीस लोग से एक्सटॉर्शन करके दे, मुझे जमा करके दे पैसे। जो बुकी पैसा देगा वो यहाँ बॉम्बे में बैठ के धंधा कर पाएगा, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। होटल वाले से पैसे जमा करके दे, नहीं तो उनको बहुत तकलीफ होगी, उनको धंधा नहीं चलाने मिलेगा। मुझे ये सब में इन्वॉल्व होना नहीं था, तो मैंने कई लोगों को उनको इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई तुमको जो करना है इनके साथ में मिलके करो। उनकी वो स्कीम कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने एक बुकी के ऊपर रेड किया। रेड करके उन्होंने कई बुकियों का जो है उसके अंदर में कई लोगों का नाम एज ए वांटेड आरोपी दिखाया और उनसे पैसे की उगाई की। बुकी हो, प्लेयर हो, पंटर हो, जो लोग जुगाड़ खेलते थे उनको भी जो है बुकी करके दिखा दिया। तो इसी तरीके का एक बेचारा सीधा लड़का था मनन करके, जो इसको मैं जानता था कई वर्षों से, तो उसका नाम उसमें वांटेड आरोपी करके दिखाया। मुझे जो है उसने फ़ोन किया कि मेरी हेल्प कर, सचिन वाजे को तू जानता है, तो किसी तरीके से मेरा ये नाम निकलवा के दे। उसमें महीने भर तक मेरी और सचिन वाजे की नेगोशिएशन चलती रही। कभी वो 25 लाख में फ़ाइनल करने के बाद में अचानक जब पेमेंट देने की बात आए तो बोले नहीं अभी तो 2 किलो लगेगा। तो 2 किलो मतलब क्या? तो बोले 2 करोड़ रुपया लगेगा। तो फिर बाद में जो है ख़त्म हो जावे। फिर कभी बोले कि भाई वो एक बार नेगोशिएशन जब 25 लाख में फ़ाइनल हो गया तो ऐसा पूछा कि भाई उसकी बच्ची को कितना परसेंटेज आया? 35% आया ना। तो मैं बोला नहीं 30%। तो मैंने 30 लाख रुपये भी उसको ऑफ़र कर दिया। बोले नहीं तो फेल हो गया। इस तरीके से करते करते लास्ट में उन्होंने 1 महीने की नेगोशिएशन के बाद में 35 लाख रुपया उससे जो है, उनका जो कलेक्शन एजेंट था, हवाला का कुख्यात इंडिया का सबसे बड़ा हवाला ऑपरेटर अल्पेश, सो अल्पेश के थ्रू जो है वो पैसे जमा किए उसने, काफ़ी पैसे लिए गए और उस तरीके से ये हुआ। ये जो बिमल जी, हम ये जानना चाहेंगे, सचिन वाजे यानी कि अगर मुंबईया भाषा में बात करें, जो मुंबई की अपनी भाषा है, मुंबई की अपनी पहचान है बिमल जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि सचिन वाजे परमवीर के गुर्गे के रूप में काम करने लगा? जो हम अंडरवर्ल्ड की भाषा में बात करते हैं कि दाऊद का गुर्गा, छोटा राजन का गुर्गा, आपका अरुण गौली का गुर्गा, तो वैसे ये कहा जाए कि वर्दी में परमवीर का गुर्गा सचिन वाजे बन गया था।
आप देखेंगे मैंने जो रिकॉर्डिंग सबमिट की है उसमें मैंने क्लियर बोला है कि ये सीपी नहीं है, ये क्रोकोडाइल है। इससे बड़ा गैंगस्टर इंडिया में पैदा ही नहीं हुआ होगा। और इसने अपने स्वार्थ के लिए इसके पूरे कैरियर में कई बोगस केसेस रजिस्टर किए लोगों पे, कई लोगों को इन्होंने जेल में डाल दिया है सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए। आपको पता होगा इनका एक पुराना प्रोवोक मैटर जिसमें इन्होंने ड्रग प्लांटेशन किया था। बेचारे सीधे साधे कोई ये था, रेस्टोरेंट वाला था या बिजनेसमैन था, प्रोवोक करके उसकी जो है ब्रांड चलती थी, उसकी पब्लिक इशू लॉन्च होने वाली थी, उसके घर में ड्रग्स प्लांटेशन किया एक्सटॉर्शन के लिए। तो इस तरीके का काम इसका चलता था और ये कोई ना कोई ऑफिसर को अपने कंट्रोल में रख के ये काम करवाता था। तो जब ये सीपी बनने के बाद में इसने सचिन वाजे को जो है रीइंस्टेट करवा के इसने जो है ये काम सचिन वाजे के थ्रू चालू किया। जी बिमल जी, सचिन वाजे सबसे बड़ी कड़ी। एंटीलिया का मसला हो, पैसे उगाही का मसला हो, होटलों से व्यवसायियों से पैसे जमा करना हो, इसमें सचिन वाजे एक सबसे बड़ा सेंटर स्टेज किरदार दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि सचिन वाजे ये सारा कलेक्शन, आपका मानना है कि ये परमवीर तक ही जाता था या कड़ियाँ कुछ और भी होती थी? नहीं, मुझे यकीन है क्योंकि मेरे नॉलेज में जो था, जो सचिन वाजे से आप अगर रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझसे खुल के बात करता था। तो सचिन वाजे पूरा का पूरा कलेक्शन करता था सीपी के लिए। उसकी एविडेंस है कि भाई उसमें उसने बोला था कि भाई इसमें से 75% जो हम कलेक्शन करते हैं वो सीपी मुंबई परमवीर सिंह साहब 1 नंबर जो है उनको जाता है, और 25% बाकी जो है उस कलेक्शन अमाउंट का हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। विमल जी, डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ी बात है। आखिर किसके, ये जो बंदर बांट होती है जब इस तरह की उगाही होती है, ये बड़ी बात है और आप उसका खुलासा कर रहे हैं। विमल जी, मैं ये चाहूँगा, भगोड़ा घोषित हैं, आप इस केस में एक मुख्य किरदार, यानी आपकी शिकायत पर ये सारी चीज़ें हुई। इस समय परमवीर कहाँ है, इसकी कोई जानकारी है आपके इसकी पास? जानकारी सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रही है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। नहीं, लेकिन आपको इसकी कुछ जानकारी, देखिए जाहिर सी बात है आपकी शिकायत नहीं, मुझे कुछ लोगों ने जो परमवीर के नज़दीक हुआ करते थे या करते हैं, उन्होंने बताया कि उसने प्लास्टिक सर्जरी भी करा ली है, उसने अपना चेहरा बदली करा लिया है, किसी और देश का पासपोर्ट बना लिया है। बट मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है या कोई पक्की जानकारी भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। नहीं, लेकिन कुछ ऐसे 1-2 देश के नाम सामने आ रहे हैं विमल जी कि ये वहाँ हो सकते हैं। हाँ, मिडिल यूरोप का नाम आ रहा है कि मिडिल यूरोप में कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है, और उसकी वाइफ लंदन में है। एक बहुत बड़ा बुकी है दिल्ली का जो उसके शरण में है, ऐसा सुनते हैं। जी विमल जी, आपकी शिकायत पर कुछ इस तरह की उंगलियां भी उठी। उंगलियां ये कि ये राजनीति से प्रेरित शिकायत है, तो आपको लगता है आपकी एफआईआर पर सियासत भी हो रही है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ना कभी मेरी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ रहा है। और मैं तो बिजनेसमैन हूँ, और मेरी रिकॉर्डिंग्स जो मैंने सबमिट की है उसमें पूरा बताता है कि सचिन वाजे का कांस्टेबल मेरे यहाँ से 75,000 रुपये महीने का लेके गया एक होटल से, मलाड वाले होटल से, और वो उसके यहाँ तक पहुँचा नहीं, इसके लिए उसने मेरे यहाँ बोगस रेट डाल दी। उसकी 4 मिनट की रिकॉर्डिंग दी है मैंने। सो इट इज़ नॉट पॉलिटिकल, कहीं पे भी इसमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। उसका मेरे यहाँ पैसा उगाही करने के लिए रेड करना, फिर हमारे से पैसा उगाही करना, हमारे पार्टनर पे बोगस केस रजिस्टर करना, इट इज़ नॉट पॉलिटिकल, ये एक्सटॉर्शन है, प्योर एक्सटॉर्शन। प्योर एक्सटॉर्शन है। विमल जी, आपके बोलने की अदा ये बताती है कि कुछ और बातें आपके दिल में है, लेकिन आप बोलने से उससे या तो आप नहीं, मेरे जो भी रखना मेरे जो दिल में था, जो मेरे पास एविडेंस थी, वो सब मैंने पुलिस के पास में और चांदीवाल कमीशन में सबमिट कर दी है। और वो क्लियर कट प्रूफ है कि किस तरीके से परमवीर सिंह ने सचिन वाजे के थ्रू बम्बई में एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रखा था। एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रखा था विमल जी, लेकिन आप ये देखिए कि इस रैकेट में किरदार केवल सचिन वाजे और परमवीर, और क्या आपकी सचिन वाजे ने कभी परमवीर से मुलाकात करवाई? वो करवाने वाला था, मेरे कुछ मसले अड़के हुए थे, जो मुझे बार बार लालच दे रहा था कि भाई ये तेरे जो है मसले हम सॉल्व करा देंगे, तुम हमको हेल्प करो, हेल्प करोगे तो हम तुम्हारा ये काम करवा देंगे, और मैं तुम्हारे को परमवीर से मिलाऊंगा, मिला के तुम्हारा मैटर जो है सॉल्व करा। लेकिन कभी मिलाया नहीं सचिन वाजे ने मिलाया नहीं मुझे। सचिन वाजे ने मिलाया नहीं। विमल जी, आप ये देखें कि इस तरह से जब चीज़ें ताना बाना
पूरा बुना गया कि एक्सटॉर्शन कैसे हो, उगाही कैसे हो, तो इसमें सचिन वाजे के साथ कुछ और अफसर भी मुंबई पुलिस के, आपको लगता है कि एक पूरी गैंग कहना मैं समझता हूँ कि अगर इतना बड़ा आरोप आपने भी लगाया, जिसके प्रमाण आपने दिए, अदालत ने भी माना, तो ये गैंग ऑपरेट कर रही थी मुंबई और ठाणे में? मुझे जो पता है कि सचिन वजह ने जो किया, जो मेरे से डिस्कस किया, तभी मोस्टली वो मुझसे अकेले में ही मिला। तो उसके साथ में और कौन इन्वॉल्व है उस पर तो मैं अभी एलिगेशन कर ही नहीं सकता हूँ, या मेरे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है। जी सचिन वजह का मुझे पता था, जी, मैंने पुलिस को बता दिया, एविडेंस दे दिया। परमवीर का पता था, बता दिया, एविडेंस दे दिया। अब उनके साथ कौन मिले हुए वो पुलिस जाने। जी, लेकिन जो कोड वर्ड नंबर 1 के लिए दिया गया था वो क्रोकोडाइल दिया गया था। क्रोकोडाइल तो वो बोलते थे क्योंकि उसको इतनी भूख रहती थी और निगल जाता था, जो आया उसको निगल जाता था, तो इसके लिए उसको क्रोकोडाइल बोलते थे कि बहुत डेंजरस है ये आदमी। बहुत डेंजरस है क्रोकोडाइल, यानी एक बार हलक में गया तो वो बाहर नहीं आएगा। विमल जी, फिर मैं एक बार पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये देश का अपने आप में एक ऐसा केस है जिसमें सबसे वरिष्ठ आईपीएस पुलिस अफसर जो कि पद पर रहते हुए लापता है, और मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों की भी जिज्ञासा ही है, परमवीर कहाँ है, ये हल्का सा भी अंदाजा आपको? मिड यूरोप में काफ़ी लोग बोलते हैं कि मिड यूरोप में कहीं हो सकता है, हंगरी, बेल्जियम, कहीं पे भी हो सकता है जहाँ उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। जी, इस तरह की बातें हैं, लेकिन तथ्य अभी पुख्ता तौर पर सामने नहीं है कि क्या होगा। विमल जी, आप न्यूज़ इंडिया के साथ आपने ये बातचीत की, और वो सारी बातें जो कि लोग शायद केवल सुनते रहे या पढ़ते रहे, लेकिन आज आपने वो सारी बातों का खुलासा किया, यानी कि क्रोकोडाइल को डिकोड किया कि वो क्रोकोडाइल कौन है, जिसको लेकर मुल्क की पुलिस को भी इंतजार है कि आखिर वो कहाँ है। और मुल्क की पुलिस ही नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत भी उसे कह चुकी है कि हाजिर हो, वरना सुनवाई नहीं होगी। तो जी हाँ, आप सुन रहे थे विमल अग्रवाल, मुंबई के उद्योगपति, जो न्यूज़ इंडिया पर वो राज खोल रहे थे जो कि अपने आप में डिकोड कर पाना पहले मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब आप समझ गए होंगे जब उन्होंने कहा तो आखिर क्रोकोडाइल कौन है ये भी सामने आ गया। विमल जी, आप न्यूज़ इंडिया पर आकर आपने बातचीत की और इतने सारे खुलासे किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने सुना विमल कौशिक को। यह पूरा इंटरव्यू अब से थोड़ी देर पहले मनीष अवस्थी ने किया था। मनीष अवस्थी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, शुभम पांडे भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी मैं वापस लौटूंगा। मनीष जी, जब विमल अग्रवाल से आप बातचीत कर रहे थे, ये वो शख्स है जिसने शिकायत दर्ज की, एफआईआर दर्ज की, और जिसके बाद वो आज परमवीर सिंह भगोड़ा घोषित हो रखा है और लगातार कोशिश ये हो रही है कि उसको लाया जाए। किस तरह की बातचीत, किस तरह के खुलासे पूरा देश सुन रहा है? देखिए, देश ने सुना कि विमल अग्रवाल किस तरह से सारी बातों को, जो हम पिछले 1.5 घंटे से जिक्र कर रहे थे कि एक एक चीज, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, वो सारी बातें डिकोड हो गई। अब आप सरफराज जी अगर कह रहे हैं कि विमल अग्रवाल की एफआईआर पर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया, लेकिन ये कब कर दिया गया? जब पूरी जांच हुई। जो ऑडियो क्लिप विमल अग्रवाल ने चांदीवाल कमीशन और चांदीवाल कमीशन के अलावा पुलिस को दिए, उसके आधार पर अदालत ने यह माना कि अगर परमवीर सिंह भाग रहे हैं, फरार हैं, मैं फिर एक बार सर्वोच्च अदालत के उस शब्द को दोहराना चाहूंगा। सर्वोच्च अदालत कहती है वेयर आर यू एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार। आप कहां फरार हैं, आप क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने दर्जन भर से ज्यादा तो जांच इन पर बिठाई रखी है, और अगर इस जांच से बचने के लिए परमवीर सिंह सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो अदालत ने कहा कि भाई आप पहले बताइए आप हैं कहां, देश में विदेश में, जरा बताइए तो आप है भी या नहीं। तो इसलिए अब सबसे बड़ा खुलासा इस समय जो न्यूज़ इंडिया पर है, सूत्रों के हवाले से हमारी जानकारी है जो पुख्ता है कि सोमवार कब भारत में किस जगह पर खुद को सरेंडर करेंगे, क्योंकि अदालत ने कहा है हाजिर हो। बिल्कुल, अदालत ने कहा है हाजिर हो। आखिर परमवीर सिंह कहाँ है, क्या देश में है या विदेश में है, ये संशय लगातार बरकरार है। और मनीष जी,
संजय निरुपम का तो ये करार है। और मनीष जी, संजय निरुपम का तो ये कहना कि वो बेल्जियम चले गए, तमाम नेताओं ने उनकी पैरवी करके उनको भगा दिया, हालांकि उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। लेकिन क्या इस तरीके से पिछले 6-7 महीने से ज्यादा वक्त हो चला है, अभी तक ना कोई बयान है, ना वो कहां है, देश में है, विदेश में है, कहां है, लेकिन लगातार ये आरोप लग रहे हैं। और कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं संजय निरुपम, वो बार बार कह रहे हैं कि वो देश में नहीं है बल्कि बेल्जियम में बैठे हैं और बाकायदा वहां पर इनको भेजा गया है। देखिए, आपको ये बात तो समझनी होगी कि संजय निरुपम एक कद्दावर नेता हैं, 3 बार के सांसद सदस्य हैं। हाँ। और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो सिस्टम में उनके अपने अधिकारी भी होंगे जो उन्हें सूचना दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से जब अगर आपके हमारे जैसे पत्रकार के पास पुख्ता खबरें हो सकती हैं तो नेताओं के भी अपने जोड़ तोड़ होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि परमवीर सिंह को लेकर उनका फरार होना, मैं ये मानता हूँ सरफराज जी कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। और उसके साथ साथ परमवीर सिंह को हाजिर होने की बजाय कोई और रास्ता नहीं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर वो ये चाहते हैं कि वो अदालत के सामने या जहां भी वो चाहें, जहां उनको लगे कि उनको सरेंडर करना चाहिए। आपको एक और बड़ी जानकारी इस वक्त जो मुझे बात करते हुए आई है, वो बड़ी जानकारी ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह को निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, जब ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसी बीच हमारे पास ये जानकारी मिली है कि परमवीर सिंह को निलंबित करने की जानकारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज इंडिया पर। जी, परमवीर सिंह के निलंबन की तैयारी, चूंकि ये जैसा कि मैंने पहले कहा ये सिविल सर्वेंट हैं, यूपीएससी से नियुक्त होते हैं, तो इनकी प्रक्रिया में दिल्ली, एमएचए, ये सारी जो सिस्टम है, जो प्रोटोकॉल है वो इन्वॉल्व होता है। महाराष्ट्र सरकार ने ये शुरू कर दिया है। लुकआउट नोटिस के लिए केंद्र सरकार और एमएचए को चिट्ठी भेज दी गई है और सरकार खुद ये चाहती है कि परमवीर सिंह हाजिर हो और तमाम जो आप पर आरोप हैं उसके आप खुलासे करें, सफाई करें, प्रमाण दिखाएं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमवीर कब हाजिर होंगे इस पर न केवल महाराष्ट्र सरकार की नजर है, पूरे देश की नजर है, लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि वो कहां हैं और इस समय क्या कर रहे होंगे, उसको लेकर संजय निरुपम ने न्यूज इंडिया से बातचीत में एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा बयान दिया है। आप वो सुनिए। यहाँ से रोज़ कुछ न कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जो देश की खबरों में अपनी जगह बना लेती हैं। कभी परमवीर सिंह आ जाते हैं, वर्दी सरकार के साथ अगर वर्दी आमने सामने हो जाए, पुलिस बनाम पुलिस होता दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है गवर्नेंस में, संजय जी आप खुद वरिष्ठ नेता और उसके साथ साथ आप खुद सांसद रहे, क्या आपको लगता है कि ये व्यवस्था के लिए बेहतर है इस तरह से वर्दी बनाम वर्दी, खादी बनाम वर्दी? देखिए, सरकारें जब काम करती हैं तो चुनौतियां आती रहती हैं और सरकार के लिए जिम्मेदारी ये होती है कि उन चुनौतियों से कैसे निपटे। मुझे लगता है परमवीर सिंह या अनिल देशमुख वाले प्रकरण में जो चुनौती सरकार के सामने आई है, सरकार ने बड़ी पारदर्शिता के साथ उससे निपटने की कोशिश की। आज अनिल देशमुख जो हमारे गृह मंत्री थे, उनके ऊपर एक आरोप लगा और उस आरोप के तहत वो जेल में हैं। लेकिन जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति वो मुंबई का पुलिस कमिश्नर, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो ठाणे का भी कमिश्नर, मुंबई में वर्षों तक वो डीसीपी, एडिशनल सीपी वगैरह काम कर चुके। आज निकल के आ रहा है कि ये व्यक्ति स्वयं एक हफ्ताखोरी का रैकेट चलाता था। 6 एफआईआर परमवीर सिंह के ऊपर, 2 नॉन अवेलेबल वारंट है। पिछले 1 साल से उसने अपनी जॉब ज्वाइन ही नहीं की है जहां उसका ट्रांसफर हुआ। और आज भी मुंबई पुलिस की तरफ से अधिकृत तौर पर अभी तक बयान नहीं आया कि वो है कहां। अगर वो फरार है तो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर है। आखिरकार परसों कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि वो फरार है। अब सिर्फ कह देने से काम चल जाएगा क्या? जिस परमवीर सिंह ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें रखने वाले षड्यंत्र में एक बड़ी भूमिका निभाई, उसके बाद जिसकी गाड़ी थी उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है और बाद में एनआईए की चार्जशीट में निकल कर की बात आती है कि उस व्यक्ति की हत्या करने के लिए सुपारी इसने खुद एक दूसरे रिटायर्ड पुलिस वाले को दिया था, प्रदीप शर्मा को दिया था। मतलब पुलिस ही हत्या का सुपारी पुलिस वाले को दे रही है। सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है, मुंबई पुलिस का क्राइम ब्रांच जांच कर रहा है और एक जांच कमीशन भी बैठा हुआ है। 5 एजेंसियां 5 तरीके से जांच हो, उसके बावजूद एक आदमी आपके नाक के नीचे से भाग जाता है।
ये पहला सवाल तो इन एजेंसियों से। दूसरा सवाल ये है कि मेरे पास जो जानकारी मिली कुछ अपने सूत्रों के माध्यम से कि वो बेल्जियम में, मतलब हिंदुस्तान से बाहर है। तो हिंदुस्तान से बाहर गया कैसे? क्या वो कोई हनुमान जी है जो उड़ के चला गया और किसी के पकड़ में नहीं आया? उसके खिलाफ कब लुकआउट नोटिस थी? इसका मतलब जो दिल्ली में बैठे हुए ताकतवर लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उसके फरार होने का जुगाड़ किया, इंतजाम किया। जो जानकारी निकल के आ रही है उसके हिसाब से वो नेपाल होते हुए यूरोप गया, यानी नेपाल वो रोड के रास्ते से निकला होगा। तो क्या उन बॉर्डर लाइन के ऊपर कोई इसके लिए रोकथाम का इंतजाम नहीं था? अब आगे सवाल उठता है कि इतने दिनों से उसने जॉब ज्वाइन नहीं की, कमीशन ऑफ इंक्वायरी की तरफ से बार बार नोटिस के बावजूद वो नहीं आ रहा है, कोर्ट में उसको कई नोटिस दी गई आने के लिए, नहीं आ रहा है, तो अब तक उसकी कुर्की जब्ती क्यों नहीं हुई? उससे भी बड़ा सवाल, एक आदमी लगातार ऑफेंडर के रूप में दिख रहा है, आपके कानून के धज्जियां उड़ा रहा है, आपके आदेशों के धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन अभी तक उसको सस्पेंड नहीं किया गया। सरकार तो आपकी। ये सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब सरकार को और सरकार में बैठे लोगों को देना चाहिए। और मुझे दिख रहा है कि बड़ा धीरे धीरे करके लोग हैंडल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग थोड़ा सा इंपेशेंट हो रहे हैं। मैंने जो प्रारंभ में कहा कि इस पूरे प्रकरण की हैंडलिंग ठीक ठाक थी, लेकिन परमबीर सिंह तक आते आते कहीं ना कहीं लगता है कोई मजबूरी है। क्या मुंबई पुलिस में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो उसके दोस्त यार हैं, जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आतंकवाद का आरोप, आतंक फैलाने का आरोप, हत्या का आरोप, हत्याखोरी का आरोप, एक नहीं 6 लोगों के द्वारा FIR किया गया। उसके बाद किसी आदमी को बचाने के लिए अगर इस तंत्र में कुछ लोग काम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की शिनाख्त होनी चाहिए। तो आपने सुना संजय निरुपम गंभीर आरोप लगाते हुए। इस पर भी मैं बातचीत करूंगा, मनीष अवस्थी भी मेरे साथ होंगे और शुभम पांडे हमारे सहयोगी मुंबई से मेरे साथ बने रहेंगे। इसके अलावा कुंदन जमियार भी न्यूज रूम से मेरे साथ मौजूद रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी ऑपरेशन क्रोकोडाइल लगातार जारी है। वर्दी वाले वसूली गैंग का सरगना कहां है? वर्दी वाले गुनाहगार का अड्डा कहां है? वर्दी वाले भगोड़े की वापसी कब होगी? वो बोलेगा जिसकी शिकायत पर भगोड़ा बना परमबीर। राज़दार खोलेगा कैसे वर्दी में हो रही थी वसूली। वसूली का कुरियर कोड न्यूज इंडिया पर होगा डी कोड। न्यूज इंडिया का एक्सप्लोसिव खुलासा ऑपरेशन क्रोकोडाइल। तो लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं शुभम पांडे हमारे सहयोगी मुंबई से, कुंदन जमियार इस वक्त न्यूज रूम से बने हुए हैं। शुभम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुंबई में जिस तरीके से परमवीर सिंह उगाही करते थे, क्या क्या जानकारी आपके पास है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल सरफराज जी, मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह जिस तरीके से उनके जो गुर्गे थे सचिन वाजे, जिसमें एक मुख्य रूप से शामिल थे, उन्होंने ही आरोप लगाए थे कि अनिल देशमुख उनके जरिए, मुंबई पुलिस के अधिकारियों के जरिए 100 करोड़ वसूली करवाते थे। ये उन्होंने आरोप लगाया था। उसके बाद से वो मुंबई शहर छोड़कर देश छोड़ जो है यहाँ हो चुके हैं। आपको बता दें कि श्याम सुंदर अग्रवाल जो है वो मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में परमबीर सिंह के साथ साथ 7 अन्य लोगों के ऊपर 15 करोड़ रुपए वसूली करवाने का FIR दर्ज करवाया था। श्याम सुंदर अग्रवाल ने साफ तौर पे कहा था कि परमबीर सिंह जो है, जब वो थाने की पुलिस कमिश्नर थे, जब जो मुंबई से सटा हुआ जिला है थाने शहर, वहां के जब कमिश्नर थे,
सबसे वो उगाही करवाते थे, लोगों से पैसा जो है लेते थे, एफआईआर दर्ज नहीं करने के लिए, मामले की जांच नहीं करने, जैसे कई सारे तमाम जो अन्य आरोप थे उसमें जांच न करने के लिए वो पैसे मांगते थे। जिसके बाद से ही उनकी शिकायत के आधार पर मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर ये पहली एफआईआर जो है दर्ज हुई, वो जुलाई महीने में 22 जुलाई को हुई थी। तब से ये चिट्ठा जो है परमवीर सिंह का खुला कि आखिर कैसे परमवीर सिंह जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर नहीं थे, उसके पहले जब वो ठाणे में उनकी पोस्टिंग थी, वहां के जो कमिश्नर थे, तब से ही उनका ये जो धंधा था वसूली करवाने का वो चल रहा था। सारी चीजों का खुलासा हुआ। उसके बाद ठाणे में एक एफआईआर दर्ज, अनगिनत जो है एफआईआर मुंबई और उसके आसपास के जिलों में परमवीर सिंह के ऊपर दर्ज होनी शुरू हो गए। तो ये मामला जो है जुलाई से महीने से शुरू हुआ, जब श्याम सुंदर अग्रवाल ने पहली दफा मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में जब ये उनके ऊपर एफआईआर दर्ज, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने करवाने के लिए एसआईटी की टीम गठित की। एसआईटी ने इसे सीआईडी कर दिया, जो महाराष्ट्र स्टेट के आता है। सीआईडी ने इस मामले में 2 पुलिस कर्मियों को हाल ही में गिरफ्तार किया था, जिनका नाम है नंद कुमार गोपाल और आशा कोरके, जिसमें एक महिला पुलिस अधिकारी हैं, और नंद कुमार गोपाल ये भी पुलिस अधिकारी हैं जो मुंबई के क्राइम ब्रांच में तैनात। गिरफ्तार किया गया और उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा और 2 से 3 बड़े अधिकारी हैं जो मुंबई के एडिशनल कमिश्नर रह चुके हैं, क्राइम ब्रांच में बड़े अधिकारी हैं। इनके ऊपर भी सही आरोप लगे हैं कि ये पैसे मुंबई के डांस बार हो या बिल्कुल बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए शुभम। मुंबई से लेकर और उसके अलग अलग राज्यों में परमवीर सिंह के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कहां कहां है, उसका पूरा लेखा जोखा लेकर अर्चना सिंह इस वक्त आ गई हैं। अर्चना जरा बताइए कहां कहां इनकी प्रॉपर्टी है और किस तरीके से, यानी आय से अधिक संपत्ति इनके पास इन्होंने इकट्ठी की है, अकूत संपत्ति इकट्ठी की है, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सरफराज, ऑपरेशन क्रोकोडाइल में परमवीर को लेकर एक बड़ा खुलासा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर पर यह बड़ा खुलासा ऑपरेशन क्रोकोडाइल में। न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं, परमवीर सिंह की प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। परमवीर सिंह की प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। कोर्ट ने परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है। उन्हें निलंबित करने की भी प्रक्रिया तेज हो गई है। उनका निलंबन भी हो सकता है और इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसमें अब तेजी लाई गई है। परमवीर सिंह कोर्ट में 30 दिन के अंदर नहीं आते तो उनकी संपत्ति जब्त होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक परमवीर सिंह के पास 5 अचल संपत्ति है, जिसमें से मुंबई में 2 फ्लैट हैं, एक जुहू में, दूसरा नवी मुंबई में है। नवी मुंबई की में जो संपत्ति है उसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है, तो जुहू में फ्लैट जो है उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए के आसपास है। मुंबई के बाहर परमवीर सिंह की 3 संपत्ति है, इनमें चंडीगढ़ में भी एक फ्लैट है, तो वहीं हरियाणा में 22 लाख कीमत की जमीन और फरीदाबाद में भी उनकी संपत्ति है, 14 लाख कीमत की जमीन फरीदाबाद में है। तो ये सारी संपत्ति हैं, अगर वो नहीं पेश होते हैं तो जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। परमवीर सिंह के पास 13 करोड़ की 5 प्रॉपर्टी हैं जो हमने आपको बताई। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जुड़ गए हैं। पीयूष जी, न्यूज इंडिया लगातार बड़ा खुलासा कर रहा है परमवीर सिंह को लेकर। उनकी तमाम संपत्तियां हैं जो जब्त हो सकती हैं अगर वो कोर्ट के सामने नहीं पेश हुए, और हमारी जानकारी के अनुसार कल सुबह उनके वकील पहुंचेंगे कोर्ट के सामने सोमवार को 10 बजे और बताएंगे कि किस तरह से वो सरेंडर कर सकते हैं। ना देखिए, निश्चित रूप से ये परमवीर सिंह जिस तरह से भागे हुए हैं और उसको लेके कहीं न कहीं जो है ये आशंका पहले ही दर्ज कराई जा रही थी कि वो निश्चित रूप से कोई न कोई गड़बड़ी है। और जो अब सामने खुलासा जो आपका चैनल कर रहा है और लगातार जो खुलासा आ रहा है कि अकूत जो है कि संपत्ति इन्होंने बनाई है, तो देखिए परमवीर सिंह का ये तमाम ये पिछले कुछ समय से ये लगातार बात सामने आ रही थी, क्योंकि एक तो वो जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जो 1990 के दशक में हमने देखा था मुंबई में, जिस तरह से जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, वो एक बचे खुचे जो है अधिकारी हैं जो हैं, और एनकाउंटर में हम भी जानते हैं किस तरह से जो है अंडरवर्ल्ड के का एनकाउंटर करके और वो कभी कभी पॉलिटिकल आकाओं के इशारे पे करके खूब पैसा बनाया जाता था। तो वहां पे उगाही का धंधा मुंबई में बहुत समय से चलता आया है पिछली सरकारों के दौरान, और अभी भी हमने देखा जिस तरह से परमवीर सिंह ने खुद जो ये आरोप इस तरह से लगाए थे, और जो है अनिल देशमुख के खिलाफ जो है उन्होंने एक लंबी चिट्ठी लिख के और ये बताए थे आरोप जो है
और वजह वाले केस में भी जो है, वजह वाले केस में खुद परमवीर सिंह के खिलाफ वो बात सामने आई थी कि उन्होंने उगाही करी है। तो वो लगातार एक कंट्रोवर्शियल इनका, हालांकि एक जो है काफी एफिशिएंट अधिकारी माने जाते रहे, लेकिन कंट्रोवर्शियल पिछले कुछ सालों से लगातार कंट्रोवर्सीज ने इनका पीछा नहीं छोड़ा है। और उगाही के मामले में एक अक्सर जो है कई बार 2-3 केस इस तरह के जो है कई बिजनेसमैन ने इनके खिलाफ जो है आरोप लगाए हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक और इनका देश से भाग जाना ये साबित करता है कि कहीं न कहीं जो है इन्होंने कोई गड़बड़ी की है और उससे बचना चाहते हैं, इसीलिए ये भाग गए वहां से। जी, हमारे साथ वेद प्रकाश जी भी जुड़े हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। वेद प्रकाश जी, खादी और खाकी का ये जो पूरा नेक्सस है, बहुत बड़ा नेक्सस है, और पुलिस कमिश्नर को भगौड़ा कह दिया जाए, उसे भगौड़ा साबित कर दे कोर्ट, कहे कि उनकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है, क्या ये नेक्सस पूरे तौर पर खुल जाएगा? और क्या आपने अपने करियर के दौरान कोई ऐसा उदाहरण देखा? इतने उदाहरण है, पूरा आपका डिबेट समाप्त हो जाएगी। अभी अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं वो जेल के अंदर है। इससे पहले आपको याद होगा तेलगी घोटाला हुआ था, महाराष्ट्र पुलिस के कमिश्नर जेल में रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया था। आपको याद होगा कांग्रेस के चिदम्बरम साहब 106 दिन अभी तिहाड़ जेल की यात्रा करके आए हैं। तो बहुत लंबी फहरिस्त से यदि नाम गिराए जाएंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े मंत्री संतरी जेलों के अंदर रहे हैं। तो ये जो परमवीर सिंह का जो भागना और सारा ड्रामा था, ये इनकी वो कहते हैं ना मोह माया और सत्ता, जो उसका जो खेल था वो उस खेल के अंदर बुरी तरह फंस गए हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं है और उनके लिए बेस्ट तरीका यही है, जैसे वो कोशिश कर रहे हैं उनके एडवोकेट के उनको सरेंडर कराया जाए, क्योंकि अभी उनकी कुर्की संपत्ति जब्त होगी। उसके बाद में तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं, किस तरह से उनका एक्सट्रेडिशन कराया जाए, किस कंट्री में वो छिपे हुए हैं, कोई बेल्जियम बता रहा है, कोई मलेशिया, सिंगापुर, पता नहीं किस, कोई कह रहा चंडीगढ़ में है। तो तमाम जो तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती हैं कि कहीं ना कहीं परमवीर सिंह इस सारे कुचक्र के अंदर इन्वॉल्व थे। कहीं ना कहीं यदि सच्चे थे तो पहले दिन ही उनको सामने आना चाहिए था, क्योंकि अदालतों पर हमारा विश्वास है। आई एम ए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और हमारी कोशिश होती है कि कानून का ही सहारा लिया जाए, वो कानून का सहारा ना लेकर और दूसरे सहारों पर चल पड़े। तो आज ये स्थिति इसलिए आई है क्योंकि वो लगातार भागते रहे, कानून से भागते रहे। जिस कानून के वो रक्षक थे उसी कानून से भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे? आप क्या विजय माल्या बनना चाहते हैं या दूसरी जो लोग भागे हुए कंट्री से भागे हुए? आप इतनी बड़ी पोस्ट में, आपको जिम्मेदारी के साथ में अपीयर होना चाहिए था। अब बिल्कुल आप लास्ट स्टेज पर जब आपके खिलाफ संपत्ति कुर्की की कार्रवाई, जिसको बोलते हैं कुर्की की कार्रवाई, अटैचमेंट की प्रोसीडिंग की जा रही है, तब आप अचानक आके मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम जो बड़े यहां से, चाहे मेहुल चौकसी की बात करें, चाहे हम नीरव मोदी की बात करें, विजय माल्या की बात करें, इंडिया से फ्रॉड करते हैं, भाग जाते हैं। ये तो एक पुलिस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं? और कानून किस तरीके से कार्रवाई करेगा? कानून की नजर में कानून तो कार्रवाई कर ही रहा है। क्या मेरे से सवाल है आपका? क्या ये सवाल मेरे लिए है? जी जी वेद जी, आप जवाब दीजिए। हाँ, देखिए कानून अपना पूरी कार्रवाई कर रहा है। उनके खिलाफ 7 FIR दर्ज है पुलिस के अंदर। सच और झूठ का फैसला उसके लिए अदालतें मौजूद है। हमें ट्रस्ट करना चाहिए अपनी अदालतों के ऊपर और पुलिस ऑफिसर्स को बिल्कुल करना चाहिए। मैंने अभी नाम लिया, तेलगी घोटाले के अंदर RS शर्मा अरेस्ट हुए, बाद में सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिला, बरी हुए, सब कुछ उनके सम्मान बहाल किया गया। और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ तमाम तरह की कार्रवाई चल रही है। बॉम्बे पुलिस के बाजे हैं और कितने सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहां पर एक नेक्सस के लिए जाना जाता है, जहां पर अंडरवर्ल्ड के और पुलिस ऑफिसर्स के और पॉलिटिशियंस के नेक्सस, इवन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो नेक्सस है, आज पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत बार उजागर हुए हैं। और ये जो फिल्म इंडस्ट्री या चमचमाती या फाइनेंशियल कैपिटल जिसको बोला जाता है, वहां इस तरह की इतनी बहुत भारी एक लंबी फहरिस्त है कि जहां पर इस तरह की चीजें। चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से हम लगातार इस पर खुलासा कर रहे हैं, जितनी मेरी जानकारी है
उसके मुताबिक क्या कोई ऐसा देश का आईपीएस ऑफिसर हो सकता है कि इतना बड़ा आरोप 100 करोड़ की वसूली का आरोप ऊपर से गायब हो जाना, यानी सामने ही नहीं आना? क्या आपने कहीं ऐसा सुना है? देखिए, अभी तक तो नहीं सुना, लेकिन वसूली अभी तक तो सुना था कि यह वसूली के लिए तो देखिए मुंबई पुलिस जानी जाती रही है बहुत पहले से, और भागने के लिए भी जानते रहे। लेकिन हम बिजनेसमैन हमने देखा, बिजनेसमैन जो है ज़्यादातर 3-4 बिजनेसमैन जो भी बड़े बड़े हैं, मेहुल चोकसी हो या उसके पहले मोदी हो, ये नीरव मोदी हो या दूसरे मोदी थे जो क्रिकेट से जुड़े हुए थे पहले, वो भाग गए जो है। लेकिन एक पुलिस अधिकारी जो है इतने बड़ा ओहदा पे जो कमिश्नर के रैंक पे है, ऐसी ये पहली घटना मेरे जहाँ तक जहन में है वो ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हाँ, उगाही के लिए तो मुंबई पुलिस जानी जाती रही है, खासकर जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। और आपको मैं ध्यान दे रहा हूँ कि ये जो परमवीर सिंह है, ये वन ऑफ द लास्ट जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुंबई के हैं, जो है कि जो बहुत उस मामले में काफी एफिशिएंट माने जाते थे। और ये जितने भी आप अगर इतिहास उठा के देखिए तो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जो है लगातार उगाही की जाती थी इन्हीं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के द्वारा। उन्हीं के इशारे पे किसी को एनकाउंटर कर दिया जाता था, किसी राजनेता के इशारे पे कर दिया जाता था, और पैसे के हाथ एक्सचेंज हुआ करता था। लेकिन इतना बड़ा घोटाला जो आपका चैनल दिखा रहा है, उतनी संपत्ति उन्होंने जमा की है, और पिछले 3-4 साल से लगातार जो है उनका वो जो जिस तरह से आ रहा है उनके साथ करप्शन का और उगाही का केस, तो ऐसी पहली बात है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, वो आखिर एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी है, इस पे हमें सबको ये ध्यान देना होगा और सोचना होगा कि आखिर वो भाग कैसे गएगा, एक पुलिस अधिकारी कैसे भाग गया। पहले भी जो बड़े बिजनेसमैन भागे थे तो ये सवाल उठता था, तो क्या जो राजनीतिक आका है उनका प्रोटेक्शन था कि वो रातों रात जो है इस तरह से भाग गया? क्योंकि इस पे भी हमें सवाल उठाना चाहिए कि आखिर वो भाग कैसे गया, तो ये एयरपोर्ट से कैसे निकल गया जाके। तो देखिए, यहाँ पे ये परमवीर सिंह का नाम भी जो है, भले ही जो है कि गलत हो या सही हो, जो भी हो, बीजेपी के साथ जोड़ा जाता रहा है, बीजेपी के साथ जोड़ा जाता रहा है, क्योंकि उनके बेटे की शादी जो है एक बीजेपी नेता मेघे हैं महाराष्ट्र के, उनकी बेटे के साथ हुई है। पहले भी आपको याद होगा सुशांत सिंह मामले में भी बात उठी थी कि अगर ऐसा है तो क्यों नहीं फिर वो पकड़ा जाए, केस क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। हाँ, हो सकता है ये एक गॉसिप हो, एक गलत हो, लेकिन हमें ये जांच करनी चाहिए कि आखिर वो भाग कैसे गए इतना सारा। आखिर मतलब हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है पंत साहब, सवाल तो यही है कि आखिर एक पुलिस ऑफिसर जिसके इशारे पर पूरा मुंबई चलता हो, जिसके बिल्कुल सरफराज जो सवाल कर रहे थे वही सवाल मैं आगे बढ़ाऊंगी कि जिसके इशारे पर पूरा मुंबई चलता हो, एक ऐसा पुलिस कमिश्नर, एक ऐसा व्यक्ति अधिकारी जिसके अधिकार में मुंबई की पूरी पुलिस हो, वो अधिकारी अगर भागता है तो उसको तरीके भी पता होंगे कानून से बचने के भी, क्योंकि वो कानून का बहुत बड़ा जानकार है वेद जी। तो कितना मुश्किल होगा पुलिस के लिए, कानून के लिए उस तक पहुंच पाना। ये पहला मौका नहीं है जब आईपीएस ऑफिसर भागे हैं। अभी आपको याद होगा झारखंड के एक आईपीएस ऑफिसर भागे हुए हैं और मेरी जानकारी है नोएडा के अंदर छिपे हुए हैं। तो ये पुलिस अधिकारियों, चूंकि कानून, ये चूहे और बिल्ली का जो खेल है ना, पुलिस ऑफिसर एक तमाम कानून की पेचीदगियों और पुलिस के कार्य करने के तरीके और अदालतों की लिमिटेशंस को जानता है। यदि पुलिस ऑफिसर अपनी हैवानियत पर आ जाए तो उससे खतरनाक जानवर कोई नहीं हो सकता। तो जो आपके सामने 7-7 एफआईआर है और कमिश्नर साहब नदारत है, भागे हुए हैं, तो ये मैं इसलिए बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पुलिस ऑफिसर यदि अपनी हैवानियत पर आ जाए, तमाम कानून को समझता है, उसको पता है कि किन मामलों में कितने टाइम तक जेल हो सकती है, उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है, तो वो समाज के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और वही इस केस के अंदर हुआ है। तो ये पहला मौका नहीं है कि एक आईपीएस ऑफिसर भागे हुए। मैं आपको बहुत लंबी लिस्ट दे सकता हूं जहां पुलिस ऑफिसर वांटेड है, भागे हुए हैं, उनके खिलाफ सीबीआई में करप्शन के केसेज हैं, इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ जारी है। अब वो 100 करोड़ का आरोप शायद ही किसी पुलिस ऑफिसर पर होगा पंत साहब। देखिए, एक महीने में 100 करोड़ रुपए उगाही करना, जी हाँ, बहुत गंभीर आरोप है और इतनी बड़ी राशि
मतलब इसके मतलब ये दिखता है कि नेक्सस कितना तगड़ा है। देखिए जब वो कमिश्नर थे किस तरह से जो है कि किसके इशारे पे वो उगाही किया करते थे, क्योंकि इसमें बहुत से सवाल साथ में बहुत से सवाल खड़े होते हैं। न कि पहले उन्होंने 200 करोड़ रुपए की उगाही करी या इतना जमा किया 1 महीने के अंदर, लेकिन किसके इशारे पे करते रहे वो? क्या ऐसा तो नहीं कि वो अपने स्तर पे करते रहे होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बिल्कुल बिल्कुल पंत साहब आप बने रहिएगा। मनीष अवस्थी हमारे तो एडिटोरियल डायरेक्टर भी मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं। मनीष जी, जिस तरीके से हमारे मेहमान भी हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पंत साहब, और हमारे साथ एक लॉयर्स भी जुड़े हुए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं पिछले 2-2.5 घंटे से कि आखिर अब आगे की जो प्रक्रिया होगी वो होगी, करेगा या फिर कानूनी लंबी जिरह चलती रहेगी जैसे हमेशा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी और विजय माल्या के केस में हो रही है? मुझे नहीं लगता। मुझे इसलिए नहीं लगता कि जब सर्वोच्च अदालत की 2 जजों की खंडपीठ ने यह कह दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि ये मामले की सुनवाई हो तो आप पहले ये बताएं आप है कहाँ, और आप अगर है कहाँ तो जाहिर सी बात है वो सरेंडर कहाँ करेंगे, खुद को पेश कहाँ करेंगे, ये उनके वकील उनको बताएंगे। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है जब कोई इतना बड़ा भगोड़ा, इतना बड़ा व्यक्ति जो फरार होता है, वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर वो अदालत में खुद को जाके पेश करता है। लेकिन अब इनके वकील सोमवार को जो सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी हमारे पास है कि अदालत में लिखित तौर पर दिया जाए कि कहाँ होंगे ये दीगर बात है, लेकिन अदालत के सामने लिखित तौर पर अगर जो जानकारी हमारे पास है, ऐसा सोमवार को सर्वोच्च अदालत के 2 जजों की खंडपीठ जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस कौल की अदालत में ये लिख कर दिया जाता है, तो अदालत में ये लिख कर दिया जाता है तो आप मानिए कि उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर परमवीर सिंह जो फरार हैं, जो लापता हैं, जो भगौड़े घोषित कर दिए हैं, वो कब सामने आए। मनीष भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इस पूरे मसले में पिछले 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, क्या आपको नहीं लगता कि एक पुलिस ऑफिसर जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वो खुद फरार हो गए, खुद कानून के साथ, जो कानून का खुद अच्छा जानकार है, वो लुका छुपी कर रहा है और उन अफसरों के साथ जो उनके मातहत थे यानी उनके अंडर में काम करते थे वही सवाल करेंगे, वही जवाब देंगे? कहीं ना कहीं एक इस किस तरीके से इसको देखेंगे? देखिए सरफराज जी, अगर महाराष्ट्र पुलिस का जो टैगलाइन होती है, जैसे न्यूज़ इंडिया की टैगलाइन है राष्ट्र की आवाज़, महाराष्ट्र पुलिस का है सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, है ना? तो आपने जो सवाल किया कि वो अपने जूनियर्स या अपने कनिष्ठ अधिकारियों के जरिए वो इस तरह का कारोबार चलाते थे, नेटवर्क चलाते थे, तो इसका भांडाफोड़ हो गया है। जबरन वसूली कांड, बैटिंग में बुकीज को बुला बुला के जबरदस्ती पैसे वसूल करना, और अगर कोई नहीं भी शामिल है तो जिनके नाम सामने आए उनको फोन किया जाना कि आओ तुम। तो मुझे ऐसा लगता है जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बिल्कुल, सैया भर कोतवाल तो डर काहे का। मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट साहब भी जुड़े हुए हैं। अब कानून इस पर मंडे से, जिस तरह से हमारे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है कि उनके तमाम जो लॉयर्स, एक लंबी फहरिस्त है उनकी, मंडे में जब वो कोर्ट में तमाम जो डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, क्या आपको लगता है कि कानूनी दावपेच में परमवीर सिंह सामने आएंगे? वकील साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये सवाल आपके लिए था। वेदभूषण जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल क्लियर। जी पूछे। जी, ये सवाल मेरा आप ही से था कि मंडे से जो कानूनी दावपेच शुरू होंगे परमवीर सिंह की तरफ से, क्या वो अदालत को इस तरीके की जानकारी देंगे कि है कहां? देखिए, अब उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई, 82 सीआरपीसी का प्रोविजन जो भगोड़ा जिसमें डिक्लेयर किया जाता है, वो कार्रवाई हो चुकी है। अब उनकी एब्सेंस के बिना कोई भी ट्रायल, कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग हो ही नहीं सकती है। तो उनका मैंडेटरी है कि वो कोर्ट में अपने वकील के मार्फत पेश हो या खुद आके पेश हो। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन अब बचा ही नहीं है। अब चूंकि अभी बात चल रही थी राजनीतिक संरक्षण के बिना, ना तो ये सारा धंधा हुआ,
ना वो यहाँ से भागे। आपको याद होगा भोपाल ट्रेजेडी के अंदर जो एंडरसन भागे थे, एक बहुत बड़े स्टेट के मंत्री उनको एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के लिए आए हुए थे। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा कंसीलमेंट फैक्ट नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं। तो ये जब तक राजनीतिक संरक्षण इस तरह के लोगों को रहता है तो इसी तरह से परमवीर जैसे लोग इस कानून की जद से बाहर रहते हैं। परंतु अब चूंकि शिकंजा मैंने बताया कि अब कसता जा रहा है, उनके पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। या तो कोर्ट की शरण रहे या फिर वो विजय माल्या की तरह अपना लंदन में या बेल्जियम या जहां भी वो रहें, अपना आसानी से पैसा उन्होंने कमा ही लिया है। उनकी कुर्कियां जब हो जाएंगी यहाँ पर, वहां पर जो उनके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वो अपना बैठ के अपना राज कारोबार चला सकते हैं, क्योंकि विदेश से लाना इतना आसान काम नहीं है। आपको पता होगा एक नहीं करीब करीब 80 ऐसे भगोड़े हैं हिंदुस्तान के कि पूरे हिंदुस्तान की जो पुलिस और तमाम सिस्टम उनको लाने पे लगा हुआ है, परंतु ला नहीं पाता, क्योंकि कानून की जो पेचीदगियां हैं, जो कंसर्न कंट्रीज हैं, ऐसे कानून है कि उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर वो पूरी जिंदगी वहां गुजार जाते हैं। नदीम श्रवण से लेके जो कितने, मैं आपको एग्जांपल दूं तो बहुत लंबी लिस्ट होगी। अगर ये भगोड़े विदेशों में भाग जाते हैं, अकूत संपत्ति इनके पास होती है, अकूत संपत्ति इनके पास होती है और अपनी उसी शान और शौकत से ये विदेशों में जिंदगी जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत, क्योंकि ये लगातार देखिए इसमें लॉन्ड्रिंग वाला भी मामला होता है। किस तरह से जो हमने देखा कि जो है जो टैक्स हेवन जो कंट्रीज हैं वहां अपना पैसा जो है डाइवर्ट कर देते हैं, वहां फर्जी कंपनियां खोल के वहां पे उसके माध्यम से करते हैं। तो ये भागने से पहले इनकी पूरी योजना होती है, पूरी योजनाबद्ध तरीके से ये भागते हैं। और वो इसीलिए देखिए वहां जानते, जैसे अभी जो है कि वकील साहब भी कह रहे थे कि इस तरह से ये कानून की पेचीदगी को जानते हैं और ये उसके हिसाब से कि जानते हैं कि वहां से जो है जो भगोड़े होने के बाद बहुत मुश्किल होता है उस देश के कानून है उसके तहत आपको लौटने की। फिर या वहां पे भारत सरकार जो है एक फाइल करे वहां के कोर्ट में, जैसे कि हम देख रहे हैं लगातार माल्या के केस में हो रहा है लगातार कि ये साहब इसने हमारे यहाँ पे गड़बड़ी की है तो इसको यहाँ पे डिपोर्ट किया जाए। तो उसमें बहुत समय लग जाता है और अल्टीमेटली जो है वो दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप लेके आराम से जो है जो पैसा उन्होंने यहाँ से बाहर भेज दिया है और जो अकूत दौलत उन्होंने कमाई है उसको जो है उसके आधार पे जो है वो मजे से वहां रहते हैं। और फिर हम यही उम्मीद करते रह जाते हैं कि वो कब लौट के आएंगे, कब उनको जो है कानूनी शिकंजे में हम पकड़ेंगे और उन पे केस चलाएंगे और जेल में डालेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो ये सारे लोग वही एक पूरी व्यवस्था जो है जिसमें एक नेक्सस है बहुत, पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, ये सब का मिलके, अपराधियों का, ये सब मिलके लगातार हम पिछले कई 2-3 दशक से देख रहे हैं, खासकर 2 दशकों से देख रहे हैं कि अकूत दौलत जो है डाइवर्ट कर दी जाती है जो और खासकर उन लोगों द्वारा जिनकी जिम्मेदारी होती है इसकी रक्षा करना, पब्लिक प्रॉपर्टी की, जो पूरे सिस्टम। बिल्कुल पंत जी, यही सवाल उठ रहा है कि जिनकी जिम्मेदारी है रक्षा करने की, जिनकी जिम्मेदारी है कि अपराध ना बढ़े, जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को परेशान ना किया जाए, अगर वही इस तरह का वसूली गैंग चलाने लगे और उसके बाद भगोड़े हो जाएं तो फिर आम लोग किस कानून के दम पर इस बात को कहेंगे कि उनको सुरक्षा चाहिए, या वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा करने वाली ये पुलिस है, क्योंकि भरोसा उस पुलिस पर से ही लोगों का उठ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंत जी आपका, वेद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हैं। हम आपको बता दें रात 9 बजे सरफराज सैफी के साथ देखिए ऑपरेशन क्रोकोडाइल का पूरा पोस्टमार्टम विस्तार से सीधे मुंबई से ही। अभी एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस हाजिर होंगे।